अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो आर्टिकल है वो है ऑसिलेशंस के हवाले से। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस की कुछ टाइप्स हैं आपके सामने लिखी हुई हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं और इनकी कुछ डेफिनेशंस जो हैं और कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है फ्री ऑसिलेशन के हवाले से। फ्री ऑसिलेशन का मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। ये सिंपल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग है लेंथ L की और साथ में एक मैस है M। ये कहाँ पे पड़ा है? ओरिजिनली मीन पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे। और इसे हम डिस्प्लेस करवा के ले जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और यहाँ से हम इसे क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे। हमने बस इसे डिस्प्लेस करवाना है एक दफ़ा, और जब हम इसे डिस्प्लेस करवाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे और फिर रिलीज करते हैं तो ये गया था, फिर ये वापस आएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, इनर्शिया की वजह से, और आगे चला जाएगा दूसरी एक्सट्रीम पे, फिर ये वापस आ जाएगा और ये अपनी ऑसिलेशन को कंटिन्यू करेगा। अगर इसकी ऑसिलेशन में किसी एक्सटर्नल फोर्स की इंटरफेरेंस ना हो, मतलब ये ऑसिलेट करे, हम शुरू से इसे एक इनिशियल पुश दे दें या इनिशियल स्टार्ट दे दें और फिर इसे फ्री मूव करना शुरू करवा दें कि ये खुद से मूव करे। आपने क्या करना है? आपने जस्ट इसे डिस्प्लेस तो करना ही है। आप इसे क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे और फिर आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये खुद से ऑसिलेट करेगा। ऐसी ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस। मैं इसका की पॉइंट बना के अगर लिखूं तो हम यूं समझेंगे, ऐसी ऑसिलेशंस जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जो होती है उसकी इंटरफेरेंस जीरो होती है। हम यूं कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स की इंटरफेरेंस जीरो रहनी चाहिए। शुरू में आपको डिस्प्लेस करवाना है, ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ही नहीं। हाँ, शुरू में आप इसे डिस्प्लेस जरूर करवाएंगे और फिर ये ऑसिलेट करता रहेगा ऑटोमेटिकली, और जब तक ये करता रहेगा तब तक इसकी ऑसिलेशंस का नाम हम रखेंगे फ्री ऑसिलेशंस। विदाउट द इंटरफेरेंस, इसको हम बोलते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते और सिस्टम को ऑसिलेट करने देते हैं फ्रीली। तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम क्या बोलेंगे? फ्री ऑसिलेशंस। और जब सिस्टम फ्री ऑसिलेशन में होगा तो उस वक्त, जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, इसको हमने एक दफ़ा डिस्प्लेस करवा दिया और ये ऑसिलेट करेगा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी फ्री ऑसिलेशन की उसको हम बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? ये FN में लिख रहा हूँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी के नाम से। ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि सिस्टम की जिसमें कौन सी ऑसिलेशन हो रही होती है? फ्री ऑसिलेशंस होती हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेटरी बॉडी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फ्री ऑसिलेशन आपको समझ आ गया कि इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स का इंटरफेरेंस नहीं होने देते और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। ये नॉर्मल सी बात है, आप इसे डिस्प्लेस करेंगे और ये ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, हम यूं करते हैं जी, इसे यहाँ से मीन से डिस्प्लेस करवा देते हैं और फिर जब छोड़ देते हैं तो ये ऑसिलेट करते हुए मीन से गुजरते हुए एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वापस आता है, फिर जब दोबारा एक्सट्रीम पे आता है हम इसे फिर से एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ये फिर चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर फोर्स अप्लाई कर देंगे, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर फोर्स अप्लाई कर देंगे और हम इसे एक फोर्स देते रहेंगे। पीरियोडिक फोर्स उसे बोलेंगे। पीरियोडिक फोर्स आपको पता है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो हम फोर्स दे रहे हैं, स्पेसिफिक पीरियड के बाद, तो उसको पीरियोडिक फोर्स बोलते हैं। तो ये जो सिंपल पेंडुलम है इसको हम बार बार क्या कर रहे हैं? स्ट्रक कर रहे हैं, और स्ट्रक भी कैसे करेंगे? रिपीट करते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस केस के अंदर हम बार बार फोर्स दे रहे हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की इंटरफेरेंस है। तो हम लिखते हैं द ऑसिलेशंस विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स होगी तो उस ऑसिलेशंस को हम कहेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब ये है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स आप जीरो नहीं रखते। मैं यहाँ पे और मेंशन कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होती, हमें अप्लाई करनी पड़ती है। और ऐसा सिस्टम जिसमें फोर्स्ड ऑसिलेशंस होती हैं उसको हम कहते हैं ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो
जैसे कि स्विंग इसकी बेस्ट एग्जांपल ली जा सकती है। जैसे आप बच्चे को झूला देते हैं, तो बच्चों को आप झूला देते हैं, आप पीछे लेके जाते हैं और फिर एकदम से फोर्स अप्लाई करते हैं, बच्चा आगे मीन पोजीशन से गुजर के आगे चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर आता है, फिर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब आप कॉन्टिन्यूसली फोर्स अप्लाई करते हैं सिस्टम में, उस किस्म के ऑसिलेशंस को कहेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। और वो पूरा अगर एक सेटअप, एक पैनल सा बना हुआ है और उसमें काफ़ी सारी ऐसे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स लगे हुए हैं जिसमें फोर्स्ड ऑसिलेशंस करवा रहे हैं, तो ऐसे ऑसिलेटर का नाम हम क्या रख देंगे? ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। जिसमें कौन सी ऑसिलेशंस हो रही होंगी? फोर्स्ड ऑसिलेशंस अप्लाई होती हैं, तो उसको हम कहेंगे ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगला हमारा एक टॉपिक है, ये सारी की सारी चीज़ें ये आपके पास सामने आपको 4 डेफिनेशंस नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें इसमें से MCQ से भी आ सकती हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा रेजोनेंस के नाम से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैकेनिकल रेजोनेंस इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर में आप जाके इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे बड़ी डिटेल से। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक सेटअप आपको नज़र आ रहा है, एक रॉड है और उस रॉड को हमने 2 स्ट्रिंग्स की मदद से सस्पेंड किया हुआ है। एक स्ट्रिंग का नाम रखा हमने S1 और दूसरी स्ट्रिंग का नाम हमने क्या रखा है? S2। ये रॉड है और उसको हमने क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया। और उसके साथ हमने 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम अटैच किए हैं। 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम, 3 पेयर्स हैं, टोटल 6 पेंडुलम्स हैं। ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है और ये तीसरा पेयर है। 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम्स हैं जो कि एक रॉड के साथ अटैच हैं, और वो रॉड किसके साथ अटैच है? 2 स्ट्रिंग्स की मदद से एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ। बिल्कुल आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है और इस बोर्ड मार्कर को मैं यहाँ से 2 रस्सियाँ निकाल के, 2 स्ट्रिंग निकाल के ऊपर एक सीलिंग के साथ अटैच कर दूँ और नीचे इसके साथ 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम्स अटैच कर दूँ। और 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम जो हैं उसमें टोटल आपको पता है कि 6 पेंडुलम अटैच हैं और हर पेंडुलम की लेंथ डिफरेंट है, लेकिन हर पेयर की जो लेंथ है वो इक्वल है। जैसे ये एक पेयर है सी प्राइम वाला, इनकी लेंथ आपस में इक्वल है। बी प्राइम की लेंथ आपस में इक्वल है और ए प्राइम की लेंथ इक्वल है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास एक रॉड था, उसको हमने स्ट्रिंग की हेल्प से अटैच करना है। हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम्स हैं। द लेंथ ऑफ द ईच पेयर इज सेम बट इट डिफरेंट विद द अदर पेयर्स, और वो आपको नजर भी आ रहा है। हमने अब क्या करना है, इसमें से एक पेयर को पकड़, एक पेयर के एक पेंडुलम को पकड़ना है और इसे आपने क्या करना है जी? यूं इस तरह से डिस्प्लेस करवा देना है। जैसे मैं आपको इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा था, आप इसके अगर 3 पेयर्स हों, उसमें से एक पेंडुलम को पकड़ के यूं करके आप डिस्प्लेस करेंगे तो वो इस तरह से वाइब्रेट करेगा। ऑसिलेशंस आप जानते ही हैं कैसे करेगा। इसको आप आगे लेके आएंगे और छोड़ेंगे और ये पीछे जाएगा और ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अच्छा, जब ये ऑसिलेट करेगा, क्योंकि ये एक रॉड के साथ अटैच है, तो रॉड भी 2 रस्सियों की मदद से, 2 स्ट्रिंग्स की मदद से सस्पेंडेड है, तो वो रॉड भी क्या करना शुरू कर देगा? इस तरह से वाइब्रेट करना या ऑसिलेट करना शुरू करेगा। अगर ये करेगा तो सारे के सारे पेंडुलम्स ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है सी वाला भी, सी प्राइम वाला भी, बी प्राइम वाला भी, ए प्राइम वाला, सारे के सारे पेंडुलम्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। और इनमें ये होगा कि इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड के साथ मैच करेगा, जिसकी लेंथ आपस में मैच कर रही है, बी का बी प्राइम के साथ, ए का ए प्राइम के साथ। और हमें पता है कि जो पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे टाइम पीरियड होता है, वो होता है 2 पाई L ओवर G के नाम से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगी 1 ओवर 2 पाई। कैसे आ जाएगा? आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो G ऊपर चला जाएगा और लेंथ नीचे आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है लेंथ पे। ज़्यादा हम कॉन्शियस रहेंगे लेंथ पे। ग्रेविटी को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी का किसके साथ रिलेशनशिप है? लेंथ के साथ। इसका मतलब है C की फ्रीक्वेंसी C प्राइम के साथ मैच करेगी, क्योंकि C की लेंथ C प्राइम के साथ मैच कर रही है। तो B की लेंथ B के साथ, B प्राइम के साथ मैच कर रही है, और A की लेंथ A प्राइम के साथ मैच कर रही है। तो जिसकी लेंथ मैच कर रही है, इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसीज भी मैच करेंगी। तो अब होता यह है कि ये सारे के सारे पेंडुलम्स क्या करते हैं? ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, और ऑसिलेशन होने की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करेंगी, इनकी आपस में मैच करेंगी, इनकी आपस में मैच करेंगी। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि इसकी फ्रीक्वेंसी को हम फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल देते हैं। इसकी, ये जो हमने ए को डिस्प्लेस करवाया था, खुद उसे ऑब्स्ट्रक्ट भी करते रहेंगे, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर या फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और ये जो बाकी हैं, ये उसके इफेक्ट से वाइब्रेट कर रहे हैं, उसका इफेक्ट इंड्यूस कर रहे हैं, इफेक्ट गेट कर रहे हैं, और बाकी जो सारे के सारे हैं वो नेचुरली क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कह रहे हैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी,
किसके इक्वल हो जाए, किसी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, जब ये ऐसा हो जाएगा उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को हम बोलेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस की डेफिनेशन भी मैंने मेंशन की है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। किसकी, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। और ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सारा सेटअप ये कौन सा है, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और इसमें से किसी एक की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे ये मैंने दो चीज़ें मेंशन भी की हैं, और वही दो चीज़ें डेफिनेशन भी मेंशन की गई हैं कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होनी चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। तब अगर ये हो जाएगा तो रेजोनेंस अकर हो जाएगी। और जब रेजोनेंस अकर होती है तो किसी भी सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, मैक्सिमम हमें एम्पलीट्यूड मिलता है। ये हम आगे मजीद डिटेल से भी पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पढ़ते हैं, ये इसके एग्जांपल में भी आ सकता है। मैंने पहले एग्जांपल भी लिखी है कि ट्यूनिंग ऑफ आ रेडियो सेट, रेडियो सेट को ट्यून करना जो होता है वो भी हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के ज़रिए से करते हैं, क्योंकि ये जो रेडियो का ट्यूनिंग सर्किट होता है इसके अंदर एक इंडक्टर लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है, एलसी के नाम से इसको बोलते हैं। और ये इंडक्टर को हम ऐसे शो करते हैं यूं, और कैपेसिटर को इस तरह से शो करेंगे। ये बेसिकली एक ट्यूनिंग सर्किट होता है, और उसमें कैपेसिटर जो होता है वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है, और इसको हम चला रहे होते हैं किसी ऑसिलेटर के थ्रू। ये ऑसिलेटर है और हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हैं। यहाँ से जो हम फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं ये हम खुद से बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, नेचुरल। ये हमारे रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी है। और एक फ्रीक्वेंसी है जो अप्लाइड है, जो किसी ट्रांसमिटिंग स्टेशन वाले ने, जैसे कि कोई चैनल है, जियो सुपर है, स्पोर्ट्स है, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी हवा के अंदर सेंड कर रहे हैं, और उन फ्रीक्वेंसी जो एग्जिस्ट कर रही हैं हमने अपने सेट की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवा ली, तो हमें वो वाला सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी हल्का सा आप इम्पैक्ट लेंगे कि जो रेजोनेंस है इसका यूज़ इसके यूजेस में भी आ जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, रेजोनेंस की डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल्स पूछ ली जाते हैं, ये यूजेस या एडवांटेजेस पूछ ले जाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस। तो आप बता सकते हैं कि ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो सेट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ये किसका एडवांटेज है, रेजोनेंस का। फिर है हीटिंग एंड कुकिंग थ्रू माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव्स होती हैं, एक आप डिवाइसेस का पता ही है आपको, आप हीटिंग के लिए या कुकिंग के लिए करते हैं फूड पार्टिकल्स को, तो जब उसके हीट पड़ती है तो फूड पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं इनर, और उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच करती है तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ। और जब उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी को ही हम कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर, या टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हीटिंग और कुकिंग भी हो जाएगी। ये था रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस, ऑसिलेशंस, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स ऑसिलेशंस और ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इससे ही एक रिवर्स प्रोसेस है, जैसे कि रेजोनेंस हमने पढ़ा, आप किसी चीज़ को ऑसिलेट करवाते हैं, वो रेजोनेट हो जाए अगर तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं डैम्पिंग। क्या बोलेंगे हम, डैम्पिंग। तो डैम्पिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी चीज़ का, किसी वाइब्रेटरी मोशन करने वाली बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होता है। क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एयर फ्रिक्शन हो सकती है या कोई और भी फ्रिक्शन हो सकती है, कोई और फोर्स भी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डैम्पिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप, जैसे ये सिंपल पेंडुलम की मैं बात करूं, हम इसे क्या करें, यहाँ से पकड़ के यूं करके इस तरह से वाइब्रेट करवाना शुरू कर दें और फिर बार बार फोर्स ना लगाएं, तो ये कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता जाएगा और ये रुक जाएगा। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। और एम्पलीट्यूड कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो रही है अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी। हम कह देंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब इसके एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। ये मैं ए से लिख रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि एक्स नॉट से हम मेंशन करते आ रहे हैं किस चीज़ को, एम्पलीट्यूड को। तो जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी सिस्टम का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाए, और वो किस वजह से होगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे डैम्पिंग। और ऐसी ऑसिलेशंस को बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस।
जैसे गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, आपको पता है कि कहीं जर्क आता है तो उसके स्प्रिंग लगे होते हैं 4 कॉर्नर में गाड़ी पे, तो वो ऐसे ही क्या करेंगे, एकदम से ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो ऑसिलेशन क्या होती चली जाती है, डैम्ड होती चली जाती है। अगर मैं इसका ग्राफ शो करूं तो ये ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। ये डैम्पिंग है, ये इसका की पॉइंट है कि डैम्पिंग के अंदर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और ये उसके ऑसिलेशन का ग्राफ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑसिलेशंस, डैम्पिंग, रेजोनेंस। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।